हवाएं तेज थीं ये तो फकत बहाने थे, सफीने यूं भी किनारे पे कब लगाने थे। चलन था सबके गमों में शरीक रहने का, अजीब दिन थे अजब सरफिरे जमाने थे। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के तीसरे बरस में पहुंच चुके हैं। 2019 के चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद मोदी जी ने 29 मई को दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वैसे इस कुर्सी पर बैठे उन्हें कुल जमा 7 बरस हो चुके हैं। सत्ता के 7 वर्षों में मोदी जी ने लगातार विकास की बातें देश में की, लेकिन उनकी कथनी और करनी का फर्क सब देख रहे हैं। देश में बातें विकास की हो रही हैं और हालात विनाश वाले हैं। 2014 में लाल किले से जब पहली बार मोदी जी ने भाषण दिया था तो देश की आर्थिक और सामाजिक तस्वीर बदलने का इरादा जतलाया था और सबसे अपील की थी कि अगले 10 सालों तक देश में सांप्रदायिक या जातीय तनाव पैदा ना होने दें। लेकिन हकीकत क्या है, ये जानने के लिए ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। आप अपने आसपास निगाह दौड़ाइए और देखिए कि देश में धर्म और जाति की खाई कितनी गहरी हो चुकी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कोरोना जैसी महामारी में भी धर्म और जाति का एंगल सत्तारूढ़ भाजपा और मोदी जी के भक्तों ने ढूंढ लिया है। पिछले 7 सालों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ी, संसद, न्यायपालिका और चुनाव आयोग समेत तमाम संवैधानिक संस्थाओं की साख दांव पर लग गई और ऐसे में कोरोना की एक के बाद दूसरी मार ने भारत की रीढ़ पर ऐसी चोट की जिससे उबरने में न जाने कितना वक्त लगेगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और सबके खाते में 15 लाख रुपए जैसे वादे के बाद नया वादा साल के अंत तक सबको वैक्सीनेट करने का मोदी सरकार का है। आप याद कीजिए कि मिर्जा गालिब ने सही फरमाया है कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। पता नहीं ऐसे कितने वादों पर हिंदुस्तानी कुर्बान होते रहेंगे। वैसे देश का मौसम इस वक्त जैसा बिगड़ा हुआ है उसमें लोगों के लिए जीते जी मरने जैसे हालात हो ही गए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद दो तूफानों ने लाखों जिंदगियों पर असर डाला है। सरकार के लिए इस वक्त सबसे बड़ी दुश्मनी तो गरीबी, भूख, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, कोरोना जैसे महारोग से होने चाहिए थे, लेकिन इस सरकार का भोलापन देखिए कि उसे इन मुश्किल हालात में भी विपक्ष ही अपना दुश्मन दिख रहा है। इसलिए बार बार सबका साथ की बात करने के बावजूद मोदी जी केवल अपने मन की बात करते और मन की बात मनवाते दिख रहे हैं। जिस राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है उस राज्य के मुखिया के साथ उनका मनमुटाव नजर आता है और केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है ही। तो आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि क्यों विपक्ष को दुश्मन मानती है भाजपा। सारी मुसीबतों के बीच भी भाजपा और विपक्ष की अदावत खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। चाहे वो पश्चिम बंगाल में टीएमसी हो या केंद्र में कांग्रेस, राजनीतिक रस्साकशी लगातार चल रही है जिसके बीच में फंसी जनता को सारे जख्म मिल रहे हैं। देश में कुछ दिनों पहले दक्षिण पश्चिमी प्रदेशों में ताउते तूफान ने तबाही मचाई थी। ताउते के गुजरने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तूफान से प्रभावित गुजरात के दौरे पर पहुंचे, लेकिन महाराष्ट्र में इस तूफान ने कैसी दिक्कतें खड़ी की इसे देखने नहीं पहुंचे। तब उन पर राहत में पक्षपात को लेकर सवाल उठे थे। अब ऐसे ही सवाल यास तूफान को लेकर भी उठ रहे हैं। यास ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड जैसे पूर्वी राज्यों में अपना असर दिखाया है। पीएम मोदी ने यास की तबाही के निशान देखने के लिए ओडिशा और पश्चिम बंगाल का दौरा किया। मेदिनीपुर के कलाईकुंदा एयरबेस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री की अगवानी की और उनको तूफान से हुए नुकसान पर रिपोर्ट सौंपकर 20,000 करोड़ रुपए की मांग की। उसके 1 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने ओडिशा के लिए तो 500 करोड़ की रकम जारी करने का ऐलान किया, लेकिन पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 250 करोड़ रुपए राहत राशि के तौर पर दिए। जाहिर है कि ममता बनर्जी को केंद्र की इस मामूली सहायता राशि से खुशी नहीं हुई। केंद्र और राज्य के बीच केवल राहत राशि को लेकर मनमुटाव देखने नहीं मिला, बल्कि बड़ा विवाद उस समीक्षा बैठक से शुरू हुआ जिसमें ममता बनर्जी ने बहुत कम देर भागीदारी की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे सहकारी संघवाद की हत्या बतला दिया। उन्होंने ट्वीट किया, चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नदारद रहीं और ऐसा करके उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं और सहकारी संघवाद की हत्या की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता पर जन कल्याण से अपने अहंकार को ऊपर रखने का आरोप लगाया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे स्तब्ध करने वाला बताया है।
वैसे ममता बनर्जी के इस बैठक में शामिल न होने का असल कारण ये बताया जा रहा है कि विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी इस बैठक में बुलाया गया था। टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु इस वक्त राज्य में ममता बनर्जी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं। वैसे ममता बनर्जी ने इस बारे में दीघा में पत्रकारों से कहा, यहां प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहले से ही बैठक तय थी। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बारे में बाद में सूचना दी गई थी, इसीलिए मैं प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक में हिस्सा नहीं ले सकी। मैंने प्रधानमंत्री से दीघा के लिए 20,000 करोड़ रुपए की मांग करते हुए एक रिपोर्ट सौंपी और उनसे अनुमति लेकर दीघा के लिए रवाना हो गई। वैसे सरकारी सूत्रों का कहना है कि ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बनर्जी समीक्षा बैठक में करीब आधे घंटे की देरी से पहुंचे, जबकि वे दोनों उसी परिसर में थे। बैठक में आने के बाद ममता बनर्जी ने चक्रवात के असर से जुड़े दस्तावेज प्रधानमंत्री को सौंप दिए और ये कहते हुए बैठक से चली गईं कि उनको दूसरे बैठकों में हिस्सा लेना है। चुनावों के अलावा भी ममता बनर्जी के तेवर एक आपदा बैठक में इस तरह देखने मिलेंगे, इसकी उम्मीद शायद भाजपा ने नहीं की थी। इसीलिए राज्यपाल से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक लोकतंत्र और संवैधानिक मर्यादाओं पर खतरे का रोना रो रहे हैं। वैसे उन्हें याद कर लेना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सांप्रदायिक तनाव के खिलाफ राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई थी, जिसमें तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल नहीं हुए थे, बल्कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों में केवल शिवराज सिंह चौहान ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। क्या तब संघवाद पर कोई आंच भाजपा को नजर नहीं आई थी? रहा सवाल ममता बनर्जी के इस कदम का, तो इसे नहले पर दहला मानना चाहिए। भाजपा शुभेंदु अधिकारी को बुलाकर उन्हें परेशान करना चाहती थी, लेकिन ममता बनर्जी ने भाजपा के हाथों से वो मौका छीन लिया। भाजपा इस वक्त ममता बनर्जी की कुर्सी तो नहीं ले सकती, लेकिन सत्ता के बूते प्रशासनिक फेरबदल जरूर कर सकती है। इसीलिए शुक्रवार रात को अचानक राज्य के मुख्य सचिव अलापन बनर्जी का तबादला दिल्ली कर दिया गया, जबकि अभी इसी सप्ताह उनको 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। इस तबादले से एक बार फिर केंद्र और पश्चिम बंगाल की कड़वाहट सतह पर आ गई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारते ही भाजपा की खीज खुलकर दिखने लगी है। चुनाव नतीजे आते ही टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के मामले सामने आए। फिर पिछले दिनों सीबीआई ने अचानक नारदा स्टिंग ऑपरेशन में सक्रियता दिखाते हुए टीएमसी के लोगों पर कार्रवाई शुरू की और अब पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बनर्जी का अचानक तबादला करने का फैसला लिया गया। अलापन बनर्जी को आदेश मिला है कि उन्हें 31 मई सोमवार को सुबह 10 बजे दिल्ली स्थित कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में रिपोर्ट करना है। ये मंत्रालय पीएमओ के तहत आता है। शुक्रवार को केंद्र ने अलापन बनर्जी को पत्र भेजकर इस फैसले की जानकारी दी। आपको बता दें कि अलापन बनर्जी ने पिछले साल अक्टूबर में मुख्य सचिव का पदभार संभाला था। इसी महीने उनकी उम्र 60 साल हो गई। 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि मुख्य सचिव के तौर पर उनका कार्यकाल 3 साल के लिए बढ़ाया गया था। ममता ने कहा था कि केंद्र सरकार उनका कार्यकाल 3 महीने और बढ़ाने पर सहमत हो गई है, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन्हें दिल्ली बुला लिया है। इससे पहले विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग ने अलापन का तबादला कर दिया था, लेकिन चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस की तीसरी बार सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलापन को दोबारा मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने राज्य के 3 बड़े आईपीएस अफसरों को दिल्ली बुला लिया था। तब भी सरकार के फैसले पर सवाल उठे थे। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय में क्या अधिकारियों की ऐसी कमी हो गई थी कि रातों रात पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले की जरूरत पड़ गई? क्या अलापन बनर्जी के कार्यकाल विस्तार के 3 महीने केंद्र सरकार दिल्ली में व्यतीत कराना चाहती है ताकि ममता बनर्जी को असुविधा हो? क्या देश की नौकरशाही, जिसे सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम कहा था, उसका ऐसा राजनीतिक इस्तेमाल लोकतंत्र और संघवाद के अनुरूप है? या चक्रवात पर बैठक हो या नारदा स्टिंग मामले की जांच हो, इनमें जब तक राजनीति हावी रहेगी पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल यही सच दिख रहा है कि सरकार की दिलचस्पी जनता तक मदद पहुंचाने की जगह अपने राजनीतिक हितों को साधना है और इसके लिए विपक्षी दलों से दुश्मनों की तरह बर्ताव किया जा रहा है। वैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस बारे में भी सरकार को नसीहत दी है कि विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए राज्य सरकारों पर वैक्सीनेशन न होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल सरकार को रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं है। राहुल गांधी का दावा है कि अगर फरवरी में ही हमारी बात सुनी गई होती तो आज देश में लाखों लोग नहीं मरते। उन्होंने कहा कि अब प्रधानमंत्री के नेता बनने और ब्लेम गेम को रोकने का समय आ गया है। उन्हें अपनी छवि के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि 1 साल पहले उन्हें चेतावनी दी गई थी, लेकिन उन्होंने चेतावनियों का मजाक उड़ाया, टोकनवाद पर ध्यान दिया और समय से पहले ही जीत की घोषणा कर दी। लाखों भारतीयों की जान गंवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी ने कहा कि मैंने पिछले साल फरवरी से कोविड पर कई बार नॉन स्टॉप सरकार को चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया था। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी कोविड पर जीत की घोषणा कर दी थी। वैक्सीन की कमी को लेकर सरकार पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत कोविड के साथ युद्ध लड़ रहा है और टीकाकरण ही महामारी को रोकने का एकमात्र तरीका है। राहुल गांधी तो ब्लेम गेम यानी दूसरे की गलती दिखाने की जगह काम करने की बात की है, लेकिन इस ब्लेम गेम के बिना देश में राजनीति का कारोबार नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने जो बातें अभी कही हैं वो बातें पहले भी करते आए हैं। विपक्ष के अन्य नेता भी इस तरह के सुझाव देते आए हैं, मगर सरकार किसी की नहीं सुनती है। और हैरानी की बात यह है कि एक मंत्री दूसरे मंत्री की जिम्मेदारी निभाता हुआ नजर आ रहा है। जैसे पिछले दिनों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी तो जवाब स्वास्थ्य मंत्री ने दिया। 12वीं परीक्षा के लिए बैठक शिक्षा मंत्री की जगह रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई और अब वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री की जगह पर्यावरण मंत्री ने जवाब दिया है। राहुल गांधी ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने में सरकार की खामियां गिनाई और वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए तो जवाब देने प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री की जगह पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर सामने आए। प्रकाश जावड़ेकर ने ऐलान किया है कि इस साल के अंत तक देश के सभी लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि साल के अंत तक 216 करोड़ टीकों के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए एक रोड मैप पेश किया है, जिस पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुलाई तक 51 करोड़ टीकों की खरीद संभव हो सकेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जिस दावे का जिक्र किया है उसके अनुसार कहा गया है कि कोविशील्ड की 75 करोड़, कोवैक्सीन की 55 करोड़, बायो ई सब यूनिट वैक्सीन 30 करोड़, जायडस कैडिला डीएनए वैक्सीन 5 करोड़, सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स की 20 करोड़, बीबी नेजल वैक्सीन 10 करोड़, जिनोवा वैक्सीन 6 करोड़ और स्पुतनिक वी की वैक्सीन 15 करोड़ 60 लाख उपलब्ध होगी। इस रोड मैप से उम्मीदें तो बहुत बंधती हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये कंपनियां दिसंबर महीने तक इतनी खुराक उपलब्ध करा पाएंगी? बाहरी कंपनियों को छोड़ें, केवल देश की 2 कंपनियों का विश्लेषण करें तो बात काफी हद तक साफ हो सकेगी। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में कहा गया है कि 5 महीने में वह 75 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। इस हिसाब से 15 करोड़ खुराक हर महीने यानी करीब 50 लाख खुराक प्रतिदिन। सवाल यह है कि क्या सीरम इंस्टीट्यूट के पास इतनी क्षमता है? हाल ही में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट के पास 6.5 करोड़ खुराक हर महीने तैयार करने की क्षमता है और बाद में वो इसे और बढ़ाकर अगस्त महीने तक 10 करोड़ हर महीने वैक्सीन बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। इसका मतलब है कि तेजी लाने के बाद भी हर रोज 33,33,000 करोड़ खुराक कंपनी तैयार कर पाएगी। तो सवाल है कि ये अगस्त से दिसंबर के बीच 5 महीने में 75 करोड़ खुराक कैसे तैयार करेगी? इसी तरह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की अगस्त से दिसंबर तक 5 महीने में 55 करोड़ खुराक उपलब्ध होगी। इसका मतलब है कि इसके लिए कंपनी को हर महीने 11 करोड़ खुराक यानी हर रोज करीब 36,60,000 खुराक तैयार करनी होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में केंद्र ने कहा था कि भारत बायोटेक अपनी निर्माण क्षमता जुलाई तक बढ़ाकर 5.5 करोड़ खुराक हर महीने यानी करीब 18 लाख खुराक हर रोज करने वाली है। जाहिर है कि सरकार द्वारा कही गई बात के अनुसार ये करीब 36 लाख खुराक हर रोज तैयार करने के लक्ष्य से काफी कम है।
अगर इन दो कंपनियों के साथ कुछ चुनिंदा विदेशी कंपनियों की वैक्सीन को भी जोड़ लिया जाए तब भी दिसंबर तक सबके वैक्सीनेशन का दावा सच होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपको बता दूं कि भारत की आबादी 135 से 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन 18 साल से कम उम्र की आबादी को छोड़कर कुल 106 करोड़ लोग हैं। अगर इन 106 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा जाए तो भी 212 करोड़ खुराक चाहिए। सरकार का दावा है कि अब तक करीब 20 करोड़ खुराक लगाई जा चुकी है, यानी करीब 192 करोड़ खुराक की अभी भी जरूरत है। इस हिसाब से भारत में दिसंबर तक यानी अगले 7 महीने में हर रोज करीब 92 लाख टीके लगाए जाने चाहिए। क्या सरकार ने वाकई इतनी पुख्ता तैयारी कर ली है कि वो हर रोज 92 लाख लोगों को वैक्सीन लगवा सके? इस सवाल का जवाब जल्द ही मिल जाएगा, लेकिन कई और अनसुलझे सवाल अभी देश के सामने हैं। जैसे बीमारी से बचे लोगों को भूख न मार दे, इसके लिए सरकार क्या तैयारी कर रही है? अलग अलग जगहों पर लगे लॉकडाउन से उद्योग धंधे जो चौपट हुए हैं, उन्हें जीवन दान कैसे मिलेगा? करोड़ों नौकरियां किस तरह बहाल होंगी? तीसरी और चौथी लहर के कहर से देश को कैसे बचाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि सरकार कब विपक्ष और जनता को भरोसे में लेकर काम करना शुरू करेगी? जिस दिन इन सवालों के जवाब मिलने शुरू होंगे, देश को असल राहत तभी मिलेगी। खैर, महान शायर बशीर बद्र ने ठीक ही फरमाया है कि चिरागों को आंखों में महफूज रखना बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।